ऑफ आपको क्लिनिकल फीचर जो होता है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नॉर्मल आपको फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कॉर्टिसोल नॉर्मली कैसे होता है, कि नॉर्मली हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस से आपके जो है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है जो आपका पेचूट्री के ऊपर जाता है और पेचूट्री से आपका ACTH को रिलीज़ करता है और आपका ACTH एड्रीनल के ऊपर अफेक्ट करता है। जब एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर अफेक्ट करता है तो वहाँ पे कौन सा जोन होता है, जोना फैसिकुलेटा। और जोना फैसिकुलेटा किसको रेगुलेट कर रहा होता है, आपका कॉर्टिसोल के ऊपर। और कॉर्टिसोल इटसेल्फ जो है वो नेगेटिव फीडबैक देता है और नेगेटिव फीडबैक दे के आपका CRH और आपका ACTH को खुद ब खुद क्या कर देता है, कम कर देता है। अब वो बात करता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है ड्यू टू मल्टी सिस्टमिक इफेक्ट, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो हमें मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा था, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा हो जाती है, यानी कि कॉर्टिसोल ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। कॉर्टिसोल ज़्यादा, उसकी वजह से आपको प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन है वो ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, यानी कि मसल वेस्टिंग ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। इंक्रीज़ कर देता है फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि आपकी जो ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी है, वो आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। इम्यून डिसफंक्शन तो होता है, ठीक है ना, लेकिन वो मज़ीद जो है इंक्रीज़ कर देता है विच में लीड्स टू द इन्फेक्शन। क्लियर। और मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है वो अफेक्ट जो होता है वो रिलीज़ करता है विच में लीड्स टू द हाइपरटेंशन प्लस हाइपोकलीमिया, ठीक है ना। अब वो कहता है इंक्रीज कॉर्टिसोल ड्यू टू वेरियस कॉजेज एक्सोजीनियस, हम बाहर से अगर कोई दे रहे हैं तो उसकी वजह से ACTH जो है वो कम रिलीज होता है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक ACTH डिपेंडेंट, एक एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन और एक ACTH इंडिपेंडेंट, यानी कि ACTH जो हार्मोन है जो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके कॉर्टिसोल को रिलीज़ करवा रहा होता है, आपने उसको देखना है कि आपका जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एड्रीनल ग्लैंड है, वो ACTH यानी कि पिट्यूटरी से रिलीज़ हो के उस पर डिपेंड कर रहा है कि उससे कॉर्टिसोल ज़्यादा इंक्रीज़ हो, या बाहर से कोई आप दे रहे हैं उससे रिलीज़ हो रहा है। तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है, अगर तो है ACTH डिपेंडेंट तो आप इसे कह सकते हैं इट इज़ अ कुशिंग डिजीज़। और कुशिंग डिजीज़ में क्या होता है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका क्या हो सकता है, एडिनोमा। जब पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा होगा तो आपकी जो ACTH है वो मुसलसल जो होता है वो रिलीज़ होते रहते हैं। जब वो रिलीज़ होते हैं तो इट में लीड्स टू द रिलीज़ ऑफ कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल आपका ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होता है, विच इज़ इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोजीनियस काज, अंदर से आपका जो है वो रिलीज़ हो रहा है। फिर आती है एक एक्टोपिक ACTH, यानी कि किसी और जगह से आपका ACTH की प्रोडक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल 5% रिलीज़ हो रहा होता है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा भी क्लासिकली आपका 5% आपका रिलीज़ करवा रहा होता है ACTH, विच इज़ अ वेरी हाई ACTH, और 5% इसका रोल होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आप कह लें। फिर आपका आ जाता है ACTH डिपेंडेंट, ACTH इंडिपेंडेंट, यानी कि आपका ACTH पे कोई इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन किसी और वजह से, और वो और वजह क्या है, एड्रीनल मेडुला यानी एड्रीनल ग्लैंड की एडिनोमा हो जाना, एड्रीनल मेडुला बोली जा रहा हूँ, एड्रीनल एडिनोमा या कार्सिनोमा। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉर्टिसोल है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, बट ACTH इसके अंदर क्या होता है, कम होता है। ऑलरेडी कॉर्टिसोल आपका नेगेटिव फीडबैक दे रहा होता है और हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है भी कॉर्टिसोल तो इंक्रीज़ है तो ACTH को रिलीज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। ये तीन चीज़ें आपने जो है वो आपने अपने माइंड में रखनी है। एक और चीज़ होती है एक्सोजीनियस, वो हमारी होती है कि हम बाहर से जो है वो अगर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके अंदर भी वही चीज़ लिखी है कि एक्सोजीनियस आप दे रहे हैं, प्राइमरी एड्रीनल एडिनोमा अगर हो सकता है पेशेंट के अंदर, इसको क्या हो गया, अच्छा। और इसके अलावा हाइपर यहाँ पे आप देखते जाएं, अच्छा प्राइमरी एड्रीनल जो है वो एड्रीनल एडिनोमा हो रहा हो, ठीक है, या कार्सिनोमा
हो रहा है उसकी कंडीशन में, जिसकी वजह से जो आपका ACTH है वो कम होता है और लीड करता है एट्रोफी ऑफ अनइन्वॉल्व एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि आपका एड्रिनल एडिनोमा हो उसकी वजह से हाइपरप्लेजिया हो, उसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल ज़्यादा और ACTH जो होता है वो आपका कम हो जाता है। इसके अलावा ACTH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा यानी कि कुशिंग डिजीज़ है, जिसके अंदर आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी जो होता है वो क्या कहते हैं अपना पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका जो सा वो ACTH रिलीज़ हो रहा है, वो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करो, कॉर्टिसोल ज़्यादा इंक्रीज़ करवा रहा हो, विच इज़ ACTH डिपेंडेंट एंड इट इज़ ACTH इंडिपेंडेंट। उसके अंदर स्मॉल लैंग कार्सिनोमा भी हो सकता है, बायलेटरल रीनल हाइपरप्लेजिया, कुशिंग डिजीज रिस्पॉन्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडिजिनस काज बाय कुशिंग सिंड्रोम। कोई भी अगर आपसे पूछे कि अगर पेशेंट को पिट्यूटरी एडिनोमा हो रहा है और आपका ACTH बार बार रिलीज़ हो रहा है, इट इज़ कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज़, आपने बताना है कुशिंग डिजीज़ lead to the increased release of cortisol and then it may lead to the Cushing syndrome अगर उसके सिम्टम्स आपको शो हो रहे हैं तो। फाइंडिंग्स में आपने सिंपल से वो याद रखनी है कि आपने अपीयरेंस याद रखनी है, और अपीयरेंस में आपने क्या याद रखनी है, मून फेस याद रख लें, मून फेस, बुफेलो हम्प, सेंट्रल ओबेसिटी और आपके थिन लिम्स, ये आपके हो गया अपीयरेंस। यानी कि आपके पास जब भी पेशेंट प्रेजेंट हुआ उसका क्या है, मून फेस, ठीक है, मतलब मुंह की तरफ फेस, बुफेलो हम्प, उसकी जो गर्दन होती है वो ऐसे मोटी जिस तरह भैंसों की होती है, सेंट्रल ओबेसिटी और थिन लिम्स, यानी कि उसके जो लिम्स हैं आपके अपर लोअर लिम्स वो क्या होंगे, पतले। स्किन के ऊपर आपको क्या नज़र आते हैं, ये पर्पल स्ट्राई नज़र आ रहे होते हैं और ब्रूजिंग, बहुत जल्दी ब्रूजिंग हो जाती है और स्किन जो से तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होने के चांसेस होते हैं। आपने मून फेसेस के नाम से याद रखना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, सेंट्रल ओबेसिटी। इसके अलावा मून फेसेस आपने याद रखना है, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, न्यूरोसाइकेट्रिक यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, फेशियल पैलेथोरा, एंड्रोजन एक्सेस यानी एक्ने, हिस्टोटिज्म, कैटरैक्ट, इम्यूनोसप्रेशंस, इकाइमोसिस विच इज इजी ब्रूजिंग एंड स्किन चेंजेस, थिन स्ट्राई, पर्पल स्ट्राई और हाइपर पिगमेंटेशन। ये आपने चीज़ें याद रखनी है मून फेसेस से। अब डायग्नोसिस में वो क्या कहता है, अब डायग्नोसिस में हमने कंफर्म करना है कि व्हाट अबाउट हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो कैसे बढ़ रहा है। अब उसके अंदर हमने क्या करवाना है वो आपने यहाँ देखना है। चलिए यहाँ आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो सा होता है वो आपने 24 आवर यूरिन कॉर्टिसोल टेस्ट करवाना होता है। 24 आवर यूरिन कॉर्टिसोल टेस्ट के अंदर आपने क्या करना होता है कि 24 आवर यूरिन जो फ्री कॉर्टिसोल है वो क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। जब भी आप कंफर्म कर रहे होते हैं तो इनमें से एक चीज़ आपको होनी चाहिए, 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल ज़्यादा होना चाहिए 1 पॉइंट, लेट नाइट सिलाइवरी कॉर्टिसोल ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इसमें से कोई एक भी अगर आपको क्राइटेरिया मिलता है तो इट इज़ अ हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। या लो डोज डेक्सामेथाजोन टेस्ट जिसके अंदर ग्लूकोकॉर्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इससे आपका जो कॉर्टिसोल है वो आपका स्प्रेस ना हो। इन 3 रीज़न के ऊपर आपको पता चल सकता है कि आपका कॉर्टिसोल जो है तो वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। अब आपने मेजर करना है कि ACTH ज़्यादा है तो ACTH डिपेंडेंट है, अगर ACTH कम है तो एड्रिनल कोई काज हो सकती है। यानी कि तीनों में कॉर्टिसोल तो किसी भी कीमत पे इंक्रीज़ हो रहा है ना, चाहे ACTH डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है या एक्टोपिक है। लेकिन देखना ये है कि ACTH आपका ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ें देने से या ACTH कम हो रहा है। अगर ACTH सारी बात है ज़्यादा हो रहा है, मतलब इनका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से जैसे हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है वो हम करवा रहे होते हैं, तो उसके अंदर कपड़े सर कब कल फिर ले यार बस मैं चल सो पढ़ा ही रहा हूँ। अच्छा, हाई डोज डेक्सामेथासोन से क्या होता है, यानी कि अगर आप हाई डोज डेक्सामेथासोन देते हैं सप्रेशन, तो उसकी वजह से आपको जो अगर कुशिंग डिजीज़ है यानी पिट्यूटरी है तो उसके अंदर जो है वो कॉर्टिसोल क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। हाई डोज हम जब देंगे डेक्सामेथासोन से तो उसकी वजह से क्या होगा, कुशिंग डिजीज़ यानी कि अगर पिट्यूटरी की बीमारी है तो कॉर्टिसोल कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर मतलब पिट्यूटरी की है तो पिट्यूटरी जो है क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, इसका मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर देने से फिर भी ACTH आपको ज़्यादा मिलता है, कोई सप्रेस नहीं होता, तो ये आप याद रखें कि ये इट इज़ अ एक्टोपिक ACTH, भाई कहीं और से रिलीज़ हो रहा है, उसको पकड़ो जाके, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, अगर ACTH आपका ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो यानी कि पिट्यूटरी, अगर बहुत ज़्यादा है तो एक्टोपिक और एड्रिनल के अंदर कम। कॉर्टिसोल अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है
तो वो ज़्यादा रिलीज़ करवा रहा होता है, एक्टोपिक से भी ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, एड्रीनल भी ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। और डेक्सामेथासोन के अंदर आपका हाई डोज अगर है तो पिट्यूटरी में आपका होता है कि वो सप्रेस कर देता है, लेकिन अगर एक्टोपिक और एड्रीनल एडिनोमा वगैरह हो रहा हो तो उसके अंदर आपका कॉर्टिसोल आपका नहीं होगा। ये एक दफ़ा टेबल देख लेना, मैंने जिस तरह आपको बताया ना, मैंने थोड़ा सा इजी करके बता दिया यहाँ पॉइंट्स बना के कि आपको जो से समझ आ सके। MCQs में आपको फिर बता देता हूँ कि कुशिंग सिंड्रोम इतना इंपॉर्टेंट है कि हर दफ़ा एक ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है। मून फेस पर्पल स्ट्रॉय कुशिंग है, स्टीरॉयड की यूज़ की हिस्ट्री है तो एक्सोजीनस है, यानी कि बाहर है कुशिंग सिंड्रोम। ACTH हाई है, सप्रेशन विद हाई डेक्सामेथासोन है, पिट्यूटरी है। अगर सप्रेशन नहीं है तो ACTH ज़्यादा है तो एक्टोपिक है। अगर ACTH लो है तो एड्रीनल ट्यूमर है, ठीक है। और कॉर्टिसोल सारों में ज़्यादा होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, डायग्नोज मैंने आपको बता दिया। ट्रीटमेंट में हम कॉर्टिसोल की ट्रांसफेनाइडल सर्जरी कर सकते हैं। एड्रीनल ट्यूमर है तो कुशिंग डिजीज़ है तो ट्रांसफेनाइडल सर्जरी, एड्रीनल ट्यूमर है तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, और एक्टोपिक ACTH है तो हम ट्रीट करेंगे अंडरलाइन ट्यूमर को। और मेडिकल थेरेपी में वो कोई कीटाकनाजोल और मेट्रोपोन। फिर आ जाता है आपका एड्रीनल इंसुफिशेंसी। एड्रीनल इंसुफिशेंसी में क्या होता है कि एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड आपका किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो जनरेट कर रहा होता है एनफ ग्लूकोकॉर्ड जो होता है या मिनरल कॉर्ड फ्रॉम द बॉडीज नीड्स, यानी कि आपकी जो बॉडी के अंदर से जो उनसे मिनरल कॉर्ड जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं यानी कि एड्रीनल ग्लैंड है उसकी डेफिशिएंसी हो जाना, उसकी वजह से आपका एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, कम आ जाता है। अब जब आपकी बॉडी के अंदर जब कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल है या मिनरल कॉर्टिकॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी दोनों अल्डोस्टेरोन है या कॉर्टिसोल है या एंड्रोजन्स हैं प्लस एंड माइनस, वो कम हो जाते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम आपका फिर भी कॉर्टिसोल के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका जो पूरी अपने फिजियोलॉजी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी कि हाइपोथैलेमस है, फिर वही कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ACTH, फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स, और फिर उसके बाद कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है वेसिकुलेटर से और ग्लोमेरुलस से एल्डोस्टेरोन। लेकिन फिर भी एल्डोस्टेरोन आपका ह्रास कंट्रोल कर रहा होता है ना। अब इसके अंदर दो चीज़ें आपने देखनी, एक प्राइमरी एड्रीनल और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर वो क्या कहता है, इट इज़, इसको याद रखना है अपने एडिसन डिजीज़ के नाम से। प्राइमरी के अंदर क्या है, प्राइमरी का मतलब है अपने घर का मसला, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड का अपना मसला, यानी एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कोई ना कोई मसला आ रहा है, कोई ऑटोइम्यून कंडीशन हो सकती है, TB हो सकता है, मेटास्टेसिस हो सकती है, एड्रीनल हेमरेज हो सकता है, उसकी वजह से आपका जो ग्लैंड का फंक्शन है वो कम हो जाए। जब ग्लैंड का फंक्शन कम होगा तो कॉर्टिसोल भी कम, एल्डोस्टेरोन भी कम, हाइपोटेंशन हो जाएगा पेशेंट के अंदर, हाइपोनेट्रिमिक वॉल्यूम कंट्रक्शन जो सा होता है वो यानी कि आपको सोडियम जो सा वो कम हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हाइपरक्लेमिया हो जाएगा, क्योंकि जब सोडियम पोटेशियम का जो पाथवे यूज़ होता है, सोडियम कम जो सा रिलीज़ हो रहा होता है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, रीअब्जॉर्ब नहीं होता, और पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहा होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन म्यूकोजल हाइपरपिगमेंटेशन जो होता है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। ऑलरेडी ACTH रिलीज़ हो रहा होता है, जब ACTH जो होता है वो बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, तो वो आपकी साफ सारी बात है, आपको पता है MSH मिलिटो जो सी मेलाटोनिन है उसको भी जो है वो रिलीज़ करवा रहा होता है, और उसकी वजह से आपका जो बॉडी है उसमें क्या देखने को मिल रही होती है, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। तो कॉर्टिसोल कम, ACTH ज़्यादा तो वो साथ साथ अपना मेलानोसाइट की स्टिमुलेशन करवाती है, तो हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल रही होती है। एंड इट इज़ अ मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन क्लासिक क्लू कि जब भी आपके एडिसन डिजीज़ होगा और ACTH आपकी बॉडी के अंदर या कॉर्टिसोल आपकी बॉडी के अंदर कम हो रहा होगा और पेशेंट के अंदर बताया जा रहा होगा कि कॉर्टिसोल भी कम है, एल्डोस्टेरोन भी कम है, और पेशेंट के अंदर ACTH ज़्यादा है और हाइपर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन विद ACTH, तो आप याद रखें इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एडिसन डिजीज़ की तरफ ले जाता है। इट इज़ अ प्राइमरी कॉज, ठीक है, कि आपका जो सोडियम कम, पोटाशियम ज़्यादा, BP भी कम, क्योंकि एल्डोस्टेरोन रिलीज़ नहीं हो रहा, कॉर्टिसोल कम, एल्डोस्टेरोन भी कम। एक चीज़ सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यानी कि सेकेंडरी के अंदर क्या है कि बाहर के कोई मसले हैं, उसमें क्या होता है कि ACTH जो होता है वो आपको कम रिलीज़ हो रहा होता है। अब प्रॉब्लम पिट्यूटरी के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी का क्या मतलब है, दूसरी जगह मतलब दूसरे घर के मसले, उसकी वजह से आपको, यानी कि अगर पिट्यूटरी आपका कम प्रोड्यूस कर रहा है ACTH की वजह से, तो सारी बात है ACTH जब कम होगा तो एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर भी वो कम इफेक्ट करेगा। जब एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर नहीं कम करेगा तो सबसे सी बात है उसकी वजह जो स्टीरॉयड है वो विड्रॉल हो जाएंगे, और मोस्ट कॉमन सारे जितने भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इंक्लूड पिट्यूटरी ट्यूमर्स। टर्शियरी के अंदर आपने याद रखना है कि आपकी जो प्रॉब्लम होता है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, तीसरे घर का मसला, और जिसकी वजह से आपका CRH यानी कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ही रिलीज़ नहीं हो रहा होता है, बाय विच रीज़न क्या होती है, स्टीरॉयड ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, ठीक है।
तो ये होती है आपकी प्राइमरी। सेकेंडरी यानी कि आपके पिट्यूटरी के मसले, टर्शियरी में आपके हाइपोथैलेमस के। पिट्यूटरी एसिड सिक्रीशन सेकेंडरी है, डिक्रीज हाइपोथैलेमिक ये आपकी टर्शियरी है। नो हाइपरग्लाइसीमिया, एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस प्रिजर्व ड्यू टू फंक्शनिंग एड्रिनल ग्लैंड इंटैक्ट रास, नो हाइपरपिगमेंटेशन। आपकी एसीटीएच रिलीज नहीं हो रही तो हाइपरपिगमेंटेशन नहीं होगी, लेकिन इन केस ऑफ दिस आपको आपकी जो पेशेंट है उसके अंदर आपको क्या कहते हैं अपना सेकेंडरी के अंदर हाइपरपिगमेंटेशन भी नहीं होगी और हाइपरकलीमिया भी नहीं होगी। सर वो साहब बोल रही है कि वो सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में क्या होता है कि पिट्यूटरी पैथोलॉजीज होती है, टर्शियरी में आपके एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो जाती है आपकी हाइपोथैलेमस की वजह से, और विच द कॉमन कॉज इज क्रोनिक ग्लूकोकॉर्ड यूज़। फिर आ जाता है आपका एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी, उसके अंदर क्या होता है आल्सो कॉल्ड एज एडिसन्स क्राइसिस, यानी कि एड्रिनल के क्राइसिस होते हैं, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग। इसके अंदर क्या होता है ट्रिगर आपका स्ट्रेस हो सकता है, यानी कि किसी किस्म की इन्फेक्शन सर्जरी की वजह से या आपकी स्टेरॉयड विड्रॉल की हो उसकी वजह से जो है वो हो सकता है। और इसके अंदर जो पेशेंट होता है इसके अंदर स्वेयर हाइपोटेंशन हो सकती है क्योंकि एड्रिनल क्राइसिस हैं और लाइफ थ्रेटनिंग है, तो स्वेयर हाइपोटेंशन होगी विच में लीड्स टू द शॉक। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया होगा और वॉमिटिंग इसको बहुत ज़्यादा होगी, एंड इट इज़ अ एमरजेंसी कंडीशन जिसके अंदर आपको सीवियर हाइपोटेंशन होगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगा और वॉमिटिंग होगी। और इसको डायग्नोज करने के लिए आपने क्या करना है, एक तो मॉर्निंग कॉर्टिसोल देखना होता है आपका। मॉर्निंग कॉर्टिसोल क्या होगा, लो। एसीटीएच लेवल देखना होता है, एसीटीएच ज़्यादा होगा। प्राइमरी के अंदर एसीटीएच जो सो अगर आप देखते हैं इसके अंदर तो आपका जो प्राइमरी है उसके अंदर तो ज़्यादा होगा क्योंकि प्राइमरी आपका एड्रिनल का मसला है, एसीटीएच तो रिलीज़ हो रहा है, लेकिन अगर आप ये प्राइमरी है, अगर आप सेकेंडरी के अंदर देखें तो आपको पता है वो आपके पिट्यूटरी होगा तो एसीटीएच आपका कम रिलीज़ हो रहा होगा, ठीक है, सेकेंडरी के अंदर। और स्टेप 3 के अंदर आपको जो सा होता है वो आपको कोसेंट्रोपिन यानी कि सीआरएच जो सा स्टिमुलेशन टेस्ट करवा देते हैं, यानी कि आप एसीटीएच देते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अगर कॉर्टिसोल ना हो, अगर जो कॉर्टिसोल है वो आपका बने ही ना, तो इट मतलब ये है कि ये कौन सा मसला है, प्राइमरी है। और अगर अगर आप बन रहा है, राइज है, तो इट मीन्स आपका सेकेंडरी का मसला, यानी कि पिट्यूटरी से रिलीज़ नहीं हो रहा था, अब जब रिलीज़ हो रहा है तो आपकी बॉडी जो है वो इफेक्टिव शो कर रही है। ट्रीटमेंट में हमने हाइड्रोकॉर्टिसोन देने हैं, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में आपने फ्लूरोकॉर्टिसोन देने हैं, यानी कि ग्लूको और हाइड्रो, इससे आपका कॉर्टिसोल और इससे आपका एल्डोस्टेरोन। इसमें मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के इफेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और ग्लूकोकॉर्ड में हाइड्रोकॉर्टिसोन आपने देना होता है। बाकी एड्रिनल क्राइसिस है, उसके अंदर हाइपोटेंशन है तो आपने आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन देना, आईवी एंटीबायोटिक फ्लूइड्स देने, यानी कि नॉर्मल स्लाइन। हाइपोग्लाइसीमिया तो हमने डेक्सट्रोज की जो है वो इन्फ्यूजन करनी है, और इससे जो है वो पेशेंट कॉमनली जो है वो ठीक हो जाता है। सो दिस इज़ योर एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी। फिर आ जाता है आपका हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि आपका अब एल्डोस्टेरोन जो सा हमारी बॉडी के अंदर जो सा वो ज़्यादा हो रहा है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, क्लिनिकल फीचर इंक्लूड हाइपरटेंशन। जब हमारी बॉडी से एड्रिनल ग्लैंड जो सा तो वो ज़्यादा एल्डोस्टेरोन की ज़्यादा सिक्रीशन हो रही होती है एड्रिनल ग्लैंड से, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि सोडियम आपका रिटेन हो रहा होता है, वाटर उसको फॉलो कर रहा होता है, हमारी बॉडी से ज़्यादा होता है। पोटाशियम आपका साफ सी बात है कम हो रहा होता है, पोटाशियम क्योंकि सोडियम जो होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है, पोटाशियम को आपका एक्सक्रीट कर रहा होता है, which leads to metabolic alkalosis. Primary hyperaldosteronism does not directly cause edema due to aldosterone escape mechanism. लेकिन अगर सेकेंडरी कॉज हो, यानी कि किसी और वजह से आपका एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा है, फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर की वजह से आपका जो बॉडी है वो डिटेक्ट करे कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड, आपके हार्ट फेलियर के अंदर वो हार्ट पंप ही नहीं कर रहा होता। जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो फ्लूइड किडनी तक आएगा नहीं, तो जो फ्लूइड किडनी होता है वो सेंस करता है कि यार शायद ना आपके जो बॉडी है उसमें फ्लूइड कम है, तो वो फिर आपका जो रास मैकेनिज्म वो एक्टिवेट करती है, उसकी वजह से जो सोडियम है वो रिअब्जॉर्ब होता है, जो वाटर है उसको फॉलो कर रहा होता है, उसकी वजह से आपको क्या होना स्टार्ट हो जाती है सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हमें देखने को मिल रही होती है। इम्पेयर द एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म एंड लीडिंग द वर्सन ऑफ द एडिमा, और उसकी वजह से एडिमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्राइमरी के अंदर क्या है, सीन इन द पेशेंट विद बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के अंदर आपकी दोनों तरफ से जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या एड्रिनल एडिनोमा विच इज़ कॉन सिंड्रोम, इसके अंदर एल्डोस्टेरोन जो है तो वो ज़्यादा हो जाता है, रीनन आपका लोड कम हो जाता है, लीड टू ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, यानी कि आपने हाइपरटेंशन मतलब उसके अंदर कंट्रोल करना होता है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा है। सेकेंडरी के अंदर क्या है कि किसी और का मसला, सीन इन द पेशेंट विद रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन,
या जस्टाग्लोमेरुलस ट्यूमर, यानी कि आपका जो जस्टाग्लोमेरुलस है वो आपका जो सा वो रीनल जो रास मैकेनिज्म है वो वहीं से एक्टिवेट होता है, वो आपके सेंस कर रहा होता है और उससे आपका जो सा वो रीनल प्रोड्यूस होता है। मतलब आपका एंजियोटेंसिन रीनल रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन 1 जो सा वो 2 के अंदर चेंज होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द जस्टाग्लोमेरुलस। अगर उसका ट्यूमर हो जाए तो आपका रीनल जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है एंड काज एडिमा। सिरोसिस हो, हार्ट फेलियर हो, निफ्रोटिक सिंड्रोम हो, इन सारी कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, आपका बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो लेवल है फ्लूइड का वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन और इंक्रीज रीनल। तो इन कंडीशंस के अंदर जब आपका एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा होता है आइदर योर एड्रीनल हाइपरप्लेजिया और देयर इज़ अ रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन और जस्टाग्लोमेरुलस, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिल